जगह ये ऐसे ही लंबा बोलता है, सब लोग इनको पहचानते हैं। ये ऐसे ही बोल बोल के ठंडा घर में पहुंचने के चक्कर में। श्री पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति धर्मपाल सिन्हा जी, बाढ़ के माननीय विधायक श्री ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी, श्री सुजीत झा जी, श्री बसंत अग्रवाल जी, श्री नीरज अग्रवाल जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, सीमेज परिवार के सभी सदस्यगण, यहाँ उपस्थित देवियों और सज्जनों, मैं सबसे पहले सीमेज के प्रबंधन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने श्री सुजीत झा जी के माध्यम से मुझे आमंत्रित किया और इस अवसर पर उपस्थित होने का अवसर दिया। जब आपने हमको अपने संस्थान के कार्यक्रम में बुलाया है तो स्वाभाविक है हम अपनी पूरी शुभकामना आपको देंगे। आप खूब बढ़िया से इंस्टीट्यूट चलाइए और जिस मकसद से आपने इंस्टीट्यूट की स्थापना की है, यहाँ के युवा पीढ़ी को आज की जरूरत के मुताबिक शिक्षा देने की उस मकसद में आप कामयाब होइए। यहाँ के छात्र छात्राओं को भी मेरी शुभकामनाएं हैं कि उनको उपयुक्त शिक्षा मिलेगी और यहाँ से प्रशिक्षित होने के बाद उनका भविष्य उज्जवल हो, यह मेरी शुभकामना है। मीडिया के क्षेत्र में इन दिनों काफी रोजगार का अवसर पैदा हुआ है और उस क्षेत्र के बारे में यहाँ किसी कहा प्रसन्न जी ने, वो जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आप यहाँ ट्रेनिंग पा सकते हैं। बिहार की युवा पीढ़ी को इसका फायदा मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है और मेरी अपेक्षा है। लेकिन बिहार एक गजब का प्रदेश है। अब बिहार के लोगों की अद्भुत खासियत, बगैर इस प्रकार की कोई शिक्षा पाए हुए, प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए, आज अगर नजर दौड़ाइए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तो सारे देश में, दिल्ली तो राजधानी है, केंद्र है, तो हर जगह आपको बिहारी ही बिहारी मिलेंगे चारों तरफ। कोई उस समय सीमेज या कोई ट्रेनिंग की जगह नहीं थी तो पहले ही से लोग भरे पड़े, तो ट्रेनिंग तो जरूर ले लीजिए। अच्छी बात है, आज के युग में कोई ट्रेनिंग मिल रही है तो ले लीजिए, लेकिन आगे बढ़ने का नुस्खा वही है जो बाकी के बिहार के लोगों ने अपनाया कड़ी मेहनत से, और उनमें जो एक अंतर्दृष्टि है किसी भी चीज को समझने की, जानने की, वो जो एक खासियत है, अगर ये आप में रही तो फिर ये दोनों मिलकर के टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान हो जाए और आपके पास जो पहले से मीडिया में बिहार के लोग शीर्ष स्थानों पर हैं, बगैर कोई मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग लिए हुए, मास कम्युनिकेशन का कोई डिग्री हासिल किए हुए, मैं समझता हूं कि वो मास कम्युनिकेशन के किसी इंस्टीट्यूट के वो वाइस चांसलर बन सकते हैं। इतनी क्षमता है, तो ये तो बिहार की खासियत है। अब बाकी लोग जितना बिहारियों का मजाक उड़ा ले, लेकिन बिहार में इतना दम है। अभी प्रसन्न जी कह रहे थे कि हमने
सुजीत जी को कहा कुछ नहीं निकाल पाए, नवेंदु जी को कहा कुछ नहीं निकाल पाए, लेकिन चिंता मत करिए, श्रीकांत प्रत्युष कुछ न कुछ निकाल ही देगा। यानी यहां तो लोगों में इतनी बेधा है, और हर क्षेत्र मीडिया में तो जो रिस्क है, सब लोग मीडिया में कहां से जा सकते हैं? मीडिया में एक रिस्क है। ये कोई तयशुदा जैसे नौकरी होती है या कोई और प्रोफेशन, उस प्रकार का ये नहीं, इसमें तो बहुत रिस्क है। अगर आप इसमें सफल हुए तो फिर तो बहुत ऊंचा जाएंगे, और अगर सफलता नहीं मिली तो बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ये तो रिस्क है, और इसमें बिहार के लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये उनके अंदर की शक्ति का परिचायक है। तो खैर, अब और प्रकार की भी ट्रेनिंग होगी तो इसका लाभ मिलेगा। अब यहाँ अनेक टीवी चैनल अक्सरहा लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि सब चल रहे हैं। अब मौर्या टीवी भी आएगा, उनके साथ इनका एक टाइप है, भाई इनके स्टूडेंट वहाँ व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करेंगे। अभी मौर्या टीवी शुरू नहीं हुआ, लेकिन हर जगह मौर्या टीवी दिखाई पड़ने लगा। अब अखबार में जाने से जाने हैं कि सुजीत झा उसमें जुड़ने वाले, अभी तक आज तक में। तो उसका उद्घाटन होगा मौर्या टीवी का। अब तो कितना चैनल है। प्रकाश झा का बयान हम देखे कि मौर्या टीवी नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं होगा, बड़ी मेहरबानी है। मैंने मुझको ये बयान समझ में नहीं आया कि किसी चैनल को ये कहने की क्या जरूरत है, सबके खिलाफ है, सबके साथ। चैनल है, अपना काम करेगा। हमारे खिलाफ कुछ दिखाने की खबर मिलेगी तो मेरे लाख कहने पर रोक दीजिएगा। अब मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ कहां से निकाल दीजिएगा। तो चैनल का काम है, अपना काम करे, पूरा दिखाए। अब कोसी का प्रलय आया, 3 दिन तक हम ही सबको कहते रहे, प्रसन्न जी, कि भाई बड़ी बुरी स्थिति है, प्रलय है, कोई नोटिस नहीं ले रहा। और एक दिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा कि इंडियाज कैटरीना, तो सबकी नजर चली गई और सारे लोग दौड़ पड़े। भूल गए कि भाई हम बता रहे हैं कि पानी आएगा, घुस रहा है पानी, शहरों में जाएगा, सब कुछ हम बता चुके। 18 अगस्त को नेपाल में बांध टूटा, 20 पौंड देखा है हेलीकॉप्टर से हम फोटो खिंचवाने वाला सर्वेक्षण नहीं करते। हमारे मित्रों को शिकायत भी रहती है कि लेते चलिए, लेकिन हमारी समस्या है कि हम पहली बार जाते हैं तो हम खुद ही समझना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ जमीन से उतना नहीं समझा जा सकता है जितना एक ऊंचाई से समझा जा सकता है, और दोनों को मिला करके एक पूरा दृश्य सामने आता है। तो हमको हुआ है और उसका खूब छपा। तो लोग बोलते थे, हमने कहा कि अभी दिखाई पड़ेगा पानी और सिर पर गट्ठर लादे हुए, तब मीडिया क्या दिखाएगा। हमने कहा 7 दिन के बाद जब दृश्य खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, लोगों को रिलीफ कैंप दिखाना पड़ेगा, और रिलीफ कैंप हम बढ़िया से चला देंगे तब फिर यही मीडिया के लोग कहेंगे कि बड़ा अच्छा रिलीफ कैंप चल रहा। तो जैसे मीडिया के पास अंतर्दृष्टि है, वैसे ही जो सरकार चलाते हैं उनको भी दृष्टि होनी चाहिए कब क्या होना। और मीडिया तो मित्र है, हम तो मीडिया को मित्र मानते हैं और हम सच बताते हैं। सारी मशीनरी अपनी जगह पर, टेलीविजन देखने का हम समय नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन टेलीविजन पर क्या आ रहा है हमारे सहयोगी जरूर 2 घंटे पर बता देते किस चैनल में क्या आ रहा है। प्रदेश से संबंधित देश की खास खबर, अंतर्राष्ट्रीय कोई खास खबर हमको मालूम रहता, हम देखते नहीं, भले विजुअल नहीं देखते। हाँ, जब जरूरत पड़ता है कि विजुअल अब देख लेना चाहिए। जैसे एक बच्चा गिरा हुआ था कहाँ, गड्ढे में, उसको निकालने के लिए लोग लगे हुए थे, तो हमारे सहयोगी आए और उन लोगों ने कहा कि ये लाइफ टाइम है, देख लीजिए। तो हमने कहा चलिए भाई, जब ऐसी बात बोल दिया तो हम देख लीजिए। अंतिम 1.5 घंटा देखते रहे।
तो वो एक अलग बात है, विजुअल का एक अलग इम्पैक्ट होता है, उसको देखना चाहिए, नहीं समय निकाल पाते हैं, लेकिन खबर मालूम होती रहती है। और अगर वो खबरें न मिले तो इमीडिएटली मैंने तुरंत तत्क्षण तत्काल कार्रवाई हम कैसे करें। हमारे जो चैनल्स हैं वो तो खबर देते हैं, वो सूचना मिलेगी वो 5 घंटा बाद आती है, लेकिन आज जो मीडिया है उसकी इतनी पहुंच हो गई है गांव-गांव तक कि वो खबर देते हैं। हमने 2007 के फ्लड में जब 22 जिलों में आया तो हमने सारे अधिकारियों को निर्देश दिया कि जितने मीडिया के लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट, उनको आप राहत की बैठक में जरूर बुलाइए। एक तो आप चर्चा करते हैं वो जाने, और दूसरी बात है कि आप उनको प्रेरित करिए कि उनके पास अगर कोई जानकारी उनके रिपोर्टर्स के माध्यम से आई है तो बताएं, क्योंकि सबको मिलकर काम करना चाहिए। तो आज जो इस टेक्नोलॉजी ने हमें हर जगह पहुंचने की जो सुविधा प्रदान की, हम उसका इस्तेमाल करें, उसका फायदा उठाएं और मिलकर के काम करें, और बाकी तो चलता रहेगा। अच्छा कीजिएगा तो प्रशंसा मिले या न मिले, गड़बड़ कीजिएगा तो हिसाब तो लग ही जाएगा। इतना दिन तक कोई आदमी अगर काम न करे और सिर्फ बात बनाता रहे तो कब तक उसका काम चलेगा। एक स्टेज आता है जब बात बनाने वालों का समय जाता है और लोग काम की अपेक्षा करते हैं। ये कोई भी दौर में देख लीजिए, हर समय ये होता रहा। तो मीडिया की जो भूमिका है, आज तो उस पर संगोष्ठी है नहीं, लेकिन मीडिया से संबंधित इंस्टीट्यूट खुल रहा है, तो इन सब बातों की चर्चा हो गई। तो मेरी पूरी शुभकामना है आप लोगों को। अब प्रसन्न जी चर्चा कर दिए, भाई हम न सिर्फ इस्तीफा दिए बल्कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री अटल जी ने उसको नामंजूर कर दिया। हम फिर इस्तीफा लेकर के उनके पास गए और हमने एक वाक्य ऐसा कहा कि फिर वो मेरी बात को मान लिया और मेरा इस्तीफा मंजूर हुआ। और मैंने कोई भावावेश में नहीं किया, सचमुच हमने देखा कि उस एक्सीडेंट में रेलवे की गलती। 8 घंटा हम वहां थे साइट पर और सारी जगहों पर, और हम कन्विंस थे रेलवे की गलती, इसलिए हमने त्याग पत्र दिया। तो जरूरी है कि हर जगह रेलवे की गलती हो, कई अनेक कारण हो सकते हैं। और उस घटना के बाद जब दोबारा उन्होंने एक बार हमको रेल मंत्रालय सौंपा, तो उसी के बाद 17,000 करोड़ रुपए का स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड बना। और जब उन्होंने मीटिंग का समय दिया तो उस समय तो हम कृषि और रेलवे दोनों के चार्ज में थे, और हमने पूरा चित्र प्रस्तुत किया, पूरी योजना आयोग, पूरा वित्त मंत्रालय, पूरा प्रधानमंत्री कार्यालय, पूरा रेल मंत्रालय। और अंत में हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी, अगर रेल या तो इसको मंजूर किया जाए, वरना आप इसका मतलब है कि रेल मंत्री एक्सीडेंट स्थल पर जाकर रोने के लिए रखना चाहते हैं, वो जाए और रोए, इसके सिवा कोई काम नहीं रहेगा। उन्होंने बात को समझ लिया और 3 घंटे की मीटिंग के बाद 17,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। उसके चलते रेलवे ट्रैक और सिग्नल सिस्टम और सबका स्वास्थ्य इतना सुधरा कि उसके बाद उसी के चलते बहुत लोग बहुत कुछ बन गए। इसमें मुझे नहीं कुछ कहना है, ये भी मीडिया का ही कमाल है, परसेप्शन। तो वो एक अलग बात है, लेकिन मीडिया जो उभारता है वही नीचे भी पहुंचाता है, इसका भी ख्याल रखिए। जब मीडिया में कोई लोग बहुत छपते रहते हैं तो हम कह देते हैं कि तेरा सचेत हो जाए, अब आप पटकाइएगा। तो बहुत धन्यवाद आपको, आपने यहाँ बुलाया। और सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी के साथ कुछ समय बिताने का अवसर मिला। और जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जिन लोगों ने एक शिखर का स्थान प्राप्त कर लिया है अपने मेहनत के बदौलत और अपनी मेधा के बदौलत, वैसे लोगों से प्रेरणा ग्रहण कीजिए। और मेरी भी पूरी शुभकामना है। मैं देख रहा हूँ जिस उत्साह से इस इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट्स हैं वो दिख रहे हैं, जिस उत्साह में दिख रहे हैं। मैं मैनेजमेंट के लोगों को कहूँगा कि आपने जो किताब दी है अमृत वर्षा, तो मतलब धर्म वगैरह के बारे में कुछ लिखते हैं
विश्वास के विषय में भी करते हैं। सामने गौशाला वाले भी बैठे हुए हैं। हम पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी से चर्चा में उलझे हुए थे, तो इसी बीच में नूतन जी आ गए ऊपर। हम तो ऊपर एंगेज थे, बाद में आपका पढ़ लिया। गौशाला की सेवा करते हैं और हमारी सरकार ने गौशाला को और बेहतर ढंग से कैसे चलाया जाए, इस पर इन्हीं से रिपोर्ट मांगी। तो खैर मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि बहुत ही निष्ठा के साथ अगर किसी इंस्टीट्यूट को चलाते हैं तो बड़ी निष्ठा के साथ उसको चलाइए। ये ठीक बात है कि कोई भी आदमी 2 पैसा लगाता है तो 2 पैसा तो लाभ प्राप्त करना चाहता है। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप चैरिटी कीजिए या कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आप चलाइए, ये कहने की मुझको ज़रूरत नहीं है। आज तो व्यावसायिक जगत है, हर जगह अब सिर्फ सरस्वती से काम नहीं चलता, थोड़ा उसमें लक्ष्मी का विलय जरूरी हो गया है। सरस्वती वाले लोग भी आजकल लक्ष्मी जी की पूजा ज़्यादा करने लगे हैं। तो इन दोनों का सम्मिश्रण आज के युग में है। लेकिन सरस्वती जी को भूलिएगा मत, खाली लक्ष्मी की तरफ मत जाइए। जब इंस्टीट्यूट चल सके तो खाली लक्ष्मी जी का याद नहीं रखिएगा, क्योंकि अगर सरस्वती को भूलिएगा तो मुझको पक्का विश्वास है कि लक्ष्मी जी भी कुपित हो गए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और प्रसन्न जी का पक्का स्वागत करते हुए मैं अपनी बात खत्म कर। तैयारी है, बल्कि हम सुखाड़ से निपटने के लिए अपनी कार्य योजना पर अमल भी कर रहे हैं। और आपको शायद मालूम होगा कि बिहार ही पहला राज्य है जिसने किसानों को डीजल पर सब्सिडी देने की स्कीम बनाई और उस पर अमल किया। और अब केंद्र डीजल पर सब्सिडी की उस योजना को स्वीकार कर रहा है और उसने कहा है कि हम 50% देंगे। तो उन्होंने जो कागज़ भेजा है उसमें भी हमने मुख्य सचिव को कहा और बिहार सरकार की तरफ से उसमें कुछ सुधार के लिए उन्होंने कहा, उसमें जो उनके स्कीम में कुछ कमियां थी वो भी हमारी तरफ से उनको बताया जाएगा। तो हम तो पूरे तौर पर तैयार हैं। और कल सर्वदलीय बैठक हमने बुलाई है और इसके पहले आज की तारीख तक, यानी आज 8 तारीख है, आज की तारीख तक सारे जिलों में हमारे प्रभारी मंत्रियों ने सर्वदलीय बैठकें की है और जिले की स्थिति की समीक्षा की है अधिकारियों के साथ। और वो अपनी रिपोर्ट भेज रहे हैं, डीएम की सब जगह की रिपोर्ट आ रही है। और कल हमने सर्वदलीय 9 तारीख को बैठक बुलाई है, 9 अगस्त। और उस बैठक के बाद हम सूखे के संबंध में और जो कुछ भी करने वाले हैं उसके बारे में निर्णय ले लेंगे। सुखाड़ का सामना करना पड़ेगा। तो इस सुखाड़ को सामना करने में जो धनराशि की आवश्यकता होगी, जो अन्न की आवश्यकता होगी, जो अन्य चीज़ों की आवश्यकता होगी बीज की, उसमें हमारी मदद करें, वो ज़्यादा जरूरी है। हमने देखिए हमने बिजली मांगा है, अब डीजल की सब्सिडी तो हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया। जो अतिरिक्त बिजली की मांग की है, हमको जो 1500 मेगावाट के करीब का सेंट्रल पूल में जो मिलता रहा है आवंटन है, उसकी जगह पर 900 मेगावाट के करीब मिल रहा है। हमने कहा कि न सिर्फ हमारा पूरा कोटा दीजिए बल्कि 300 मेगावाट और दीजिए। जो सूखे की स्थिति है वो हमने जिस दिन मांग की थी, आज तो हालात दिया गए कि अब 500 मेगावाट की जरूरत पड़ेगी। अगर रबी को बचाना है तो खरीफ तो जो होना था हो गया। खरीफ के मामले में तो हम लाख किसानों को उत्साहित करें, उसमें अब बहुत कुछ होने वाला नहीं है। जो होगा वो सीमित होगा। लेकिन अब तो खरीफ, अब तो रबी की भी चिंता करनी है। तो बात सब तो वो बोले हैं, हम लोग जो कर रहे हैं। हमने अपने स्तर पर 4 बार 5 बार मीटिंग करके एक एक चीज़ के लिए दिशा निर्देश दिया है, कंटीजेंसी प्लान बनाया और उस पर हम अमल कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ एक्शन के मामले में किसी प्रकार के निर्देश की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो है सहायता की, साधन से सहायता करें। और पिछले 2 साल का अनुभव हमारा अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी अगर नहीं भी मिलेगी तो हमारे मुद्दे जो है वो करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बाकी सब काम को रोक करके वो काम करेंगे, पीड़ित मानवता की सेवा करेंगे और हम उसके लिए तैयार हैं। कल हम सारी बातों को सर्वदलीय बैठक में रखेंगे। हम सारे राजनीतिक दलों के सामने वस्तु स्थिति को रख कर
इसके आगे जो करना है करेंगे। तो बागमती बांध के बारे में कुछ आई है रिपोर्ट इस तरह की कि उसको गलत बनाया गया है? नहीं, बागमती के बारे में 2-3 मसले थे। जहाँ बांध टूटा है उसके बारे में तो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी की बात की है, कमिश्नर और DIG करेंगे। चूँकि बागमती वहाँ पर दबाव फिर बढ़ा है, पानी का सीपेज है, उसको लोग उसमें लगे हुए। दूसरी बात है, जब हमने निरीक्षण किया और हवाई सर्वेक्षण किया तो हमने सिंचाई विभाग को कहा कि कार्य की गुणवत्ता को भी आप लोग देखिए। हम लोगों ने एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई है, वो सब देख रहे हैं और उसके अन्य पहलुओं की भी समीक्षा करेंगे, देखेंगे। अभी किसी चीज़ के बारे में अभी कोई चीज़ टिप्पणी करना उचित नहीं।